अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क्स। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स कुछ ऐसे सेट ऑफ एल्गोरिथम्स को हम बोलते हैं जो कि किसी भी मशीन पर लगाए जाते हैं उसे ट्रेन करने के लिए और उसे इस तरह से हैबिचुलाइज करने के लिए या उसकी लर्निंग करवाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ह्यूमन ब्रेन लर्न करता है और ट्रेन करता है। न्यूरल का वर्ड यहाँ पर न्यूरॉन से निकला है और न्यूरॉन हमें पता है कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क बनाता है, यानी मल्टीपल न्यूरॉन्स आपस में इकट्ठे मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं और वो उन न्यूरॉन्स की तादाद मिलियंस और बिलियंस में होती है और उन न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज ट्रांसफ़र होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, और इस तरह करते करते वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो मैसेज जाता है। इसी तरह से जिस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी में इन न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क बना होता है, अगर वही न्यूरल नेटवर्क हम आर्टिफिशियली क्रिएट करके किसी मशीन में अगर हम उसको यूज़ करते हैं या यूटिलाइज करते हैं तो वो मशीन भी बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं इसको। न्यूरल नेटवर्क्स आर सेट ऑफ एल्गोरिथम्स मॉडल्ड लूजली आफ्टर द ह्यूमन ब्रेन दैट आर डिजाइन्ड टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। दे इंटरप्रेट सेंसरी डाटा थ्रू अ काइंड ऑफ मशीन perception, labeling or clustering raw input. Neural networks help us cluster and classify. You can think of them as a clustering and classification layer on top of the data you score and manage. They help to group unlabeled data according to similarities among the example inputs, and they classify data when they have a labeled dataset to train on. Neural networks can also extract features that are fed to other sorry fed to other algorithms for clustering and classification. So you can think of deep neural networks as components of larger machine learning applications involving algorithms for reinforcement learning, classification and regression. न्यूरल नेटवर्क्स को हम हमारी डेली लाइफ में इस तरह से देख सकते हैं। लेट्स जस्ट सपोज के एक पर्सन है जिसे आप जानते हैं, पहचानते हैं, और वो पर्सन बियर्डेड पर्सन है, यानी उसकी बियर्ड है। आपने उसको हमेशा बियर्ड में देखा है। अचानक वो आपके सामने किसी दिन विदाउट बियर्ड आ जाए, यानी शेव्ड फॉर्म में आ जाए अगर, तो क्या हमारा ह्यूमन ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है? बिल्कुल करता है। हम उसे उसकी बियर्ड के लिहाज से नहीं तो उससे कुछ और फीचर्स के लिहाज से हम उसे पहचान लेते हैं, हमारा ह्यूमन ब्रेन पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन में ये एबिलिटी है कि वो लर्न और ट्रेन कर सकता है। जबकि मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। आपने एक ही पर्सन की दो तस्वीरें, एक बियर्ड की फॉर्म में, एक क्लीन शेव्ड है, मशीन को स्कैन करवाई हैं, तो वो मशीन उन दोनों पिक्चर्स को या उन दोनों पर्सनस को आइडेंटिकल या एक ही पर्सन नहीं कहेगी, वो उन्हें डिफरेंट कंसिडर करेगी अगर हम फेस रिकग्निशन कर रहे हैं तो। और इसी तरह से इसका एक ऑपोजिट है। जैसे सपोज हम कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जैसे एक सिंपल सी ले लेते हैं 8 की पावर 8। ये एक कंप्यूटर कितने सेकंड्स में इसको कंप्यूट कर लेता है? चंद सेकंड्स में ही, नैनो सेकंड्स में हम कह सकते हैं कि वो इसे कंप्यूट कर लेता है। वो इतना एफिशिएंट है इस मामले में। लेकिन जबकि इस मामले में हम ह्यूमन ब्रेन को अगर देखें तो ह्यूमन ब्रेन इसकी वर्किंग करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। मतलब जैसे अगर मैं कोई मुझसे पूछे 8 की पावर 8 क्या, तो मैं थोड़ा सोचूंगा, थोड़ी उसकी कैलकुलेशन करूंगा, थोड़ा टाइम लूंगा। लेकिन मशीन जो है वो टाइम नहीं लेती। तो इस तरह से हमारा ह्यूमन ब्रेन कुछ चीज़ों में एफिशिएंट है, कुछ में नहीं है, और उसे हम ट्रेन कर सकते हैं उस करने के लिए। लेकिन मशीन को भी उसी तरह से ट्रेन हमें करवाना पड़ेगा। मशीन को हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह जो है वो ट्रेन हो सके। न्यूरल नेटवर्क में सबसे पहले हम जो नेटवर्क देखेंगे आज, वो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देखेंगे, जिसमें हमारे पास हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे, वर्किंग देखेंगे एएनएन की, और उसके लर्निंग पैराडाइम्स देखेंगे।
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है? जिस तरह मैंने न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया कि न्यूरल नेटवर्क हमारे ह्यूमन ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है, यानी न्यूरॉन्स जिस तरह वर्क करते हैं ये उसी तरह से वर्क करता है। अगर वही न्यूरल नेटवर्क या वही न्यूरॉन्स का सिस्टम सारा हम आर्टिफिशियली क्रिएट करके एक मशीन को प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो मशीन ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने लग जाएगी उस आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स की मदद से, उसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहेंगे। Artificial neural networks are computing systems vaguely inspired by the biological neural networks that constitute animal brains or human brains. Such systems learn to perform tasks by considering examples generally without being programmed with task-specific rules. An ANN is based on a collection of connected units or nodes called artificial neurons, which loosely model the neurons in a biological brain. Each connection, like the synapses in a biological brain, can transmit a signal to other neurons. An artificial neuron can receive a signal, then process it and can signal neurons connected to it. हमारा ह्यूमन ब्रेन, जैसा मैंने पहले भी बताया कि न्यूरॉन्स उसमें एक नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है उसमें होते हैं, यानी एक न्यूरॉन के साथ दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होता है और एक न्यूरॉन में जब कोई मैसेज आता है तो वो उस न्यूरॉन से होता हुआ दूसरे न्यूरॉन तक जाता है और वो न्यूरॉन अपने अगले कनेक्टेड न्यूरॉन को वो मैसेज पास करता है। इस तरह से जो है ह्यूमन ब्रेन में मैसेजेस या डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसी को हम सिनैप्सेस बोलते हैं। तो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी इसी तरह से जो है वर्किंग करता है। The original goal of the ANN approach was to solve problems in the same way that a human brain would. ANNs have been used a variety of tasks including computer vision, speech recognition, machine translation, social network filtering, playing board and video games, medical diagnosis, and even in activities that have traditionally been considered as reserved to humans like painting. अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क की मदद से हम कौन कौन से टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं जो कि ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज़ हैं। असल में इसको बनाने का मकसद भी यही है, ऑब्जेक्टिव भी यही है, गोल भी यही है कि ह्यूमन ब्रेन जैसी वर्किंग जो है वो एक मशीन से भी करवाई जा सके। अब कंप्यूटर विजन कंप्यूटर विजन होती है कि हम कंप्यूटर को इमेजेस की मदद से ट्रेन करते हैं, यानी इमेजेस की मदद से, जिस तरह हम हमारे सामने हमारी विजन है, हमारा देखने का नज़रिया है, हम देखते हैं किसी चीज़ को और देखकर उसे आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो एक पिक्चर खींच के अगर मशीन को दे दी जाए, कंप्यूटर को दे दी जाए और कंप्यूटर उस मशीन की उस पिक्चर के लिहाज से उस पिक्चर के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर ले, इसे हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। स्पीच रिकग्निशन, जिस तरह हम बोलते हैं, हम लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, इस तरह मशीन भी कर सके, मशीन ट्रांसलेशन कर सके, सोशल नेटवर्क फिल्टरिंग हो सके, वीडियो गेम्स हो सके, मेडिकल डायग्नोसिस, ये भी मेडिकल डायग्नोसिस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है, किस तरह होती है वो हम आगे जाके देखेंगे। और इसके अलावा कुछ और ह्यूमन रिजर्व्ड एक्टिविटीज़ जो कि हम ट्रेडिशनली कहते हैं, जो कि सिर्फ ह्यूमन ही कर सकता है, जैसे कि पेंटिंग, हम वो भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का बेसिक स्ट्रक्चर, the idea of ANNs is based on the belief that working of human brain by making the right connections can be imitated using silicon and wires as living neurons and dendrites. हमारे ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास ये हमारे पास ये डेंड्राइड्स हैं। इनका फंक्शन होता है मैसेज इनपुट लेना, यानी मैसेज के जो भी इनपुट डाटा है वो इनपुट करना और सेल बॉडी तक लेके आना। ये सेल बॉडी है, यहाँ से ये जाते हैं एक्सॉन में, इस एक्सॉन में से होते हुए ये जाते हैं यहाँ पर टर्मिनल एंड पे, जहाँ पर ये मैसेज यहाँ से इस न्यूरॉन से बाहर निकल जाता है और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से इनपुट हो जाता है, और इस तरह से हमारी ह्यूमन ब्रेन की सारी वर्किंग जो है वो होती है। ये हमारे ह्यूमन ब्रेन का बायोलॉजिकल न्यूरॉन नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर है। The human brain is composed of 86 billion nerve cells called neurons. They are connected to other thousand cells by axons. Stimuli from external environment
और इनपुट्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स आर एक्सेप्टेड बाय डेंड्राइट्स। स्टिमुलाई कहते हैं किसी भी कंडीशन को, किसी भी सिचुएशन को जो कि नॉर्मल से हटके हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाथ अगर किसी गर्म चीज़ को टच करता है तो हम डेली लाइफ में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो हाथ है वो उस गर्म चीज़ को जैसे ही टच करता है फ़ौरन हमारा हाथ पीछे हो जाता है, यानी हट जाता है उस चीज़ से। ऐसा क्यों होता है? यानी हमारे हाथ को ये मैसेज किसने पहुंचाया है कि उस एक गर्म चीज़ जो कि एक स्टिमुला है, जो कि नॉर्मल कंडीशन से, नॉर्मल टेम्परेचर से हट के एक टेम्परेचर है उसका, उसको टच नहीं करना और पीछे हट जाना है। ये सब न्यूरॉन्स ने की मदद से हुआ है। किस तरह से? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई को हम जो है इनपुट के तौर पे सेंस करते हैं। हमारी स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन है, हमारी स्किन सेंस करती है उसे। सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए वो मैसेज, यानी वो यूँ कह लें कि वो स्टिमुलाई जो एक नॉर्मल कंडीशन से हटके है, वो हमारे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक जाता है। यानी हाथ में भी न्यूरॉन्स होंगे जिनसे नर्व बनती है, नर्व भी हमारे नर्व्स भी न्यूरॉन से मिलकर बनती हैं। तो डेंड्राइट्स तक वो मैसेज गया कि एक स्टिमुलाई अकर हुआ है। दीज इनपुट्स क्रिएट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। और ये जो स्टिमुला है या ये गर्म चीज़ का जो भी मैसेज गया मेरे हाथ तक न्यूरॉन्स के ज़रिए, नर्व्स के ज़रिए, डेंड्राइट्स के ज़रिए, असल में वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विच क्विकली ट्रैवल थ्रू द न्यूरल नेटवर्क। वो हमारी बॉडी के न्यूरल नेटवर्क से ट्रैवल करता है। अ न्यूरल कैन देन सेंड द मैसेज टू अदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज सेंड करता है टू हैंडल द इशू और डज नॉट सेंड इट फॉरवर्ड। और इसकी मदद से वो इशू जो है हैंडल होता है। वो मैसेज जाता है न्यूरॉन्स के ज़रिए हमारे ब्रेन तक। फिर हमारा जो ब्रेन है वो हमारे मसल्स को मैसेज देता है कि वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा हाथ जो है वो पीछे की तरफ आ जाता है। तो इसी तरह की वर्किंग को फॉलो करते हुए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स भी वर्क करते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल नोड्स विच इमिटेट बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी मल्टीपल नोड्स होते हैं, और ये मल्टीपल नोड्स बिल्कुल बायोलॉजिकल ह्यूमन ब्रेन जैसे न्यूरॉन्स को इमिटेट करते हैं, यानी उस जैसे ही बिल्कुल होते हैं। द न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड बाय लिंक्स एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ एक लिंक के जरिए कनेक्ट होते हैं न्यूरॉन्स, और एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, यानी डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। द नोड्स can take input data and perform simple operations on the data. The result of these operations is passed to other neurons. The output at each node is called its activation or node value. Each link is associated with weight. ANNs are capable of learning which takes place by altering weight values. हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम जो क्रिएट करते हैं वो वेट्स को यूज़ करता है। यानी मैंने सपोज कुछ इनपुट्स पास किए हैं नेटवर्क को, उस नेटवर्क के साथ मैंने कुछ वेट्स भी दिए। वो वेट्स एक्चुअली यूज़ होते हैं किसी भी किस्म की फॉर्मूलेशन करने के लिए, या किसी भी किस्म का जो मेथड है उसे पूरा करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई समेशन फार्मूला लगा देता हूँ, मैं उस पर या कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूँ, ताकि वो जो मेरी आई हुई इनपुट्स हैं वो उस फार्मूले के ज़रिए या उस इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व होकर मुझे कुछ आउटपुट दे सकें। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जनरली मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम थोड़ा बेसिक लेवल पर उसे देखेंगे। फीड फॉरवर्ड ANN, बैक फीडबैक ANN। फीड फॉरवर्ड ANN में द इंफॉर्मेशन फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। द यूनिट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट फ्रॉम विच इट डज नॉट रिसीव एनी इंफॉर्मेशन। देयर आर नो फीडबैक लूप्स। They are used in pattern generation, recognition, classification. They have fixed inputs and outputs. फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती है, यानी हर नोड जो कि इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा है और आगे पास कर रहा है, वो जो पास करने वाली इंफॉर्मेशन है वो दोबारा वापस पिछले नोड तक नहीं आ सकती। यानी इसमें किसी भी किस्म की फीडबैक लूप्स नहीं होती। जबकि फीडबैक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में ऐसा हो सकता है, इसमें फीडबैक जो है वो लूप्स मौजूद होती हैं। अब ANNs की वर्किंग किस तरह से होती है, ये पीछे यहाँ पर आपके पास कुछ टोपोलॉजी डायग्राम्स जो है वो शो हुई। ये हमारे पास जो डायग्राम है टोपोलॉजी डायग्राम्स इन्हें कहते हैं। ईच एरो रिप्रेजेंट्स
a connection between two neurons and indicate the pathway for the flow of information। इस टोपोलॉजी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इस नोड से या इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक, ये जो एरो है ये हमें फ्लो बता रहा है कि इस न्यूरॉन से मैसेज इस न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र हो रहा है। ईच कनेक्शन हैज़ अ वेट एन इंटीजर नंबर दैट कंट्रोल्स द सिग्नल बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। यहाँ पर हमारे पास ये जो कनेक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच में, दो नोड्स के बीच में जो एरो है वो असल में कनेक्शन है, ये इस कनेक्शन पर वेट होता है। यानी वो वेट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इस कनेक्शन में होती हैं, जिन्हें हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी कहते हैं या इंटीजर वैल्यूज़ भी कहते हैं, जो कि इस सिग्नल का जो कंट्रोल है उसको पूरा करता है। If the network generates a good or desired output, there is no need to adjust the weights। अगर हमारे दिए हुए वेट्स के मुताबिक एक नेटवर्क अच्छा या हमारे ज़रूरत के मुताबिक आउटपुट दे रहा है तो हमें उन वेट्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो परफेक्ट है। However, if the network generates a poor or undesired output or an error, then the system alters the weights in order to improve subsequent results। एएनएन के कुछ कंपोनेंट्स, सबसे पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में तो हम न्यूरॉन्स यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आर कंपोज्ड ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स which retain the biological concept of neurons which receive input, combine the input with their internal state and an optimal threshold using an activation function and produce output using an output function। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जैसे मैंने बताया कि न्यूरॉन्स में होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं, और वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की तरह ही होते हैं, बिल्कुल वैसी वर्किंग करते हैं। वो न्यूरॉन्स हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की तरह ही इनपुट को रिसीव करते हैं, उसे कंबाइन करते हैं कुछ इंटरनल स्टेट के साथ, यानी इंटरनली उस न्यूरॉन की जो भी स्टेट है उसके साथ इनपुट को कंबाइन करते हैं, और उसके बाद कोई एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ होता है, जिसको मैंने अभी पीछे एग्जांपल में बताया कि जैसे हम सपोज क्वाड्रेटिक फंक्शन यूज़ करके उन वेट्स को और उनको इनपुट्स को जो है हम कंप्यूट करते हैं, तो ये वही चीज़ है। और बाद में लास्ट पे जो है उस पे आउटपुट फंक्शन जो है वो अप्लाई होता है और हमें आउटपुट मिलती है। द इनिशियल इनपुट्स आर एक्सटर्नल डाटा such as images and documents। The ultimate outputs accomplish the task such as reorganizing an object in an image। The important characteristic of the activation function is that it provides a smooth differentiable transition as input values change, that is, a small change in inputs produces a small change in output। ये न्यूरॉन्स हमारे ह्यूमन न्यूरॉन्स की तरह, अगर कोई इनपुट में ज़रा सी चेंज आती है तो आउटपुट में भी उसके मुताबिक चेंज आ सकती है। हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी इस तरह से काम करता है। कनेक्शंस एंड वेट्स। द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कनेक्शन, जिस तरह मैंने पीछे बताया, दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं कनेक्शन के ज़रिए। ईच कनेक्शन प्रोवाइडिंग द आउटपुट ऑफ वन न्यूरॉन एज एन इनपुट ऑफ टू अनदर न्यूरॉन। हर कनेक्शन हमें एक न्यूरॉन का आउटपुट दूसरे न्यूरॉन के इनपुट के तौर पर प्रोवाइड करता है। Each connection is assigned a weight that represents its relative importance। हर कनेक्शन को एक स्पेसिफिक वेट असाइन किया जाता है जो कि उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। गिवन न्यूरॉन कैन हैव मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शंस। प्रोपगेशन फंक्शन computes the input to a neuron from the output of its predecessor neurons। प्रोपगेशन फंक्शन असल में हर न्यूरॉन के अंदर मौजूद इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है और उस आउटपुट को अगले न्यूरॉन के लिए इनपुट के तौर पे तैयार करता है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में कुछ लर्निंग पैराडाइम्स। ANNs आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड दे नीड टू बी ट्रेन्ड। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में लर्निंग कैपेबिलिटी होती है और उन्हें ट्रेन करने की भी ज़रूरत होती है, जिस तरह हमारा ह्यूमन ब्रेन लर्न और ट्रेन करता है। कुछ तीन हमारे पास लर्निंग स्ट्रेटजी हैं, जिसमें सबसे पहले है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इट इन्वॉल्व्स अ टीचर दैट इज स्कॉलर देन द ANN itself। फॉर एग्जांपल, द टीचर फीड सम एग्जांपल डाटा अबाउट विच द टीचर ऑलरेडी नोज द आंसर। सुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसी लर्निंग होती है जिसमें हमारे पास हम एक टीचर की तरह वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी लर्निंग जिसमें मैं
ये न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा इनपुट उसके पास आए और वो इनपुट ऐसा हो कि जिसने भी वो इनपुट जनरेट किया है जिस भी सोर्स से वो इनपुट जनरेट हुआ है उस सोर्स के पास उस इनपुट की आउटपुट भी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल पैटर्न रिकॉग्निशन, जैसे कि पैटर्न रिकॉग्निशन एक एग्जांपल है सुपरवाइज्ड लर्निंग की। द ANN comes up with guesses like recognition. Then the teacher provides the ANN with the answers. The network then compares its guesses with the teacher's correct answers and make adjustments according to errors. हम हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में पैटर्न लॉक लगाते हैं। पैटर्न लॉक, अब एक पैटर्न मैंने फिक्स किया है, सपोज मैंने पैटर्न को ए की शेप में या वी की शेप में रखा है, तो मुझे तो ये पता है कि पैटर्न क्या है। मैं जितनी दफ़ा लगाता हूँ उस पैटर्न को, उतनी दफ़ा वो मशीन या वो मोबाइल फ़ोन उसको रिकॉग्नाइज करके मेरा फ़ोन अनलॉक भी कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको वाइज लर्निंग जो है उसको दी गई है कि यानी मैंने ही उसको उसमें एक पैटर्न रिकग्निशन का फीचर था, मैंने उसे यूज़ किया, मैंने एक पैटर्न फिक्स किया यूज़ करने के लिए, और मैंने ही उसको बताया कि जितनी दफ़ा फ़ोन अनलॉक होना है इसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दूसरी है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज़ नो एग्जांपल डाटा सेट विद नॉन आंसर्स। ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास डाटा सेट मौजूद ना हो, यानी कि इनपुट तो आ गई लेकिन उस इनपुट का करेक्ट आउटपुट क्या होगा हमें ये नहीं मालूम। फॉर एग्जांपल सर्चिंग फॉर अ हिडन पैटर्न। In this case, clustering, that is dividing a set of elements into groups according to some unknown pattern, is carried out based on the existing data sets present. अब ये इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं, जैसे किसी और का मोबाइल फ़ोन है और आप उसे अनलॉक करना चाहते हैं, उस पर पैटर्न लॉक लगा हुआ है और आपको पैटर्न जो है नहीं मालूम। आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं उस पर्सन से रिलेटेड पैटर्न, यानी आप सोचते हैं कि उसके माइंड में किस टाइप के पैटर्न आ सकते हैं, हम उन्हें लगाकर उसे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं ओरिजिनल पैटर्न के साथ। अगर जहाँ पे वो मैच हो जाता है तो फ़ोन अनलॉक हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। Third one is reinforcement learning. This strategy built on observation. The ANN makes a decision by observing its environment. If the observation is negative, the network adjusts its weights to be able to make a different required decision the next time. ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्ट्रेटजी है। इसमें ANN या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, यानी कि वो ये चेक करता है कि जिस तरह की कंडीशन उसे या स्टिमुलाई उसे दिया गया है उसको ऑब्जर्व करता है वो सबसे पहले। अगर तो ऑब्जर्वेशन नेगेटिव आती है हमारे पास, तो उसका मतलब ये है कि आउटपुट जो है वो डिज़ायरेबल नहीं है या वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं। तो ऐसे में वो अपने वेट्स को एडजस्ट करता है दोबारा, ताकि आउटपुट को या डिसीजन को अगली दफ़ा के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए डिज़ायरेबल बना सके। एक बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम क्या होता है, इसके न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर ये भी यूज़ होता है। ये एक ट्रेनिंग और या लर्निंग एल्गोरिथम है। इट लर्न्स बाय एग्जांपल। ये एग्जांपल से लर्न करता है। इफ़ यू सबमिट टू द एल्गोरिथम द एग्जांपल ऑफ व्हाट यू वांट द नेटवर्क टू डू, और आप चाहते हैं कि नेटवर्क जो काम करे उसकी एक एग्जांपल आप एल्गोरिथम को दे दें। इट चेंजेस द नेटवर्क वेट सो दैट इट कैन प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट ऑन फिनिशिंग द ट्रेनिंग। जो आपने नेटवर्क को एग्जांपल दी है, जिसको फॉलो करके एल्गोरिथम को एग्जांपल दी जिसको फॉलो करके आप चाहते हैं कि नेटवर्क आपको वही आउटपुट दे, तो ये उसके हिसाब से नेटवर्क के जो वेट्स हैं उसको चेंज करता है और उस हिसाब से हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो जनरेट करता है। बैक प्रोपगेशन नेटवर्क्स आर आइडियल फॉर सिंपल पैटर्न रिकग्निशन एंड मैपिंग टास्क। न्यूरल नेटवर्क्स में जो दूसरा नेटवर्क हम या दूसरा एल्गोरिथम या दूसरी टेक्निक हम कंप्यूटेशन टेक्निक हम देखते हैं वो है बायसियन न्यूरल नेटवर्क। बायसियन न्यूरल नेटवर्क असल में ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। इसमें हम कुछ रैंडम वेरिएबल्स जनरेट करवाते हैं और उन रैंडम वेरिएबल्स के आपस में प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करते हैं, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है उन वेरिएबल्स की के अकर होने की, क्या आउटपुट में या इनपुट में हमें वो इतना % या इतने एफिशिएंसी से वर्किंग दिखाएंगे। बायसियन नेटवर्क्स को हम बिलीफ नेटवर्क्स भी बोलते हैं या बायस नेट्स भी बोलते हैं। Bayesian Bayesian networks reason about uncertain domain. In these networks, each node represents a random variable which with specific propositions. For example, in a medical diagnosis domain, the node cancer represents the proposition that a patient has cancer.
इसमें हमारे पास ये एक ऐसे नेटवर्क है जो कि हर नोड पे हमें कुछ रैंडम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट, हर नोड हमारे पास कुछ रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, जिसके साथ हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्रोपोजिशन भी होती हैं। लेट्स सपोज कि हम मेडिकल डायग्नोसिस की कोई एक डोमेन या एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें हम एक ये कैंसर की डिजीज़ लेते हैं और हम कहते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर नोड है इस नेटवर्क के अंदर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसी प्रोपोजिशन को, या हमें ये रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि पेशेंट को कैंसर है। देयर इज़ एन ओनली कंस्ट्रेंट ऑन द आर्क्स इन अ Bayesian network that you cannot return to a node simply by following directed arcs। इसमें एक हमारे नोड से दूसरे नोड तक आर्क्स होती हैं और वो आर्क्स हमें ये शो करती हैं कि आप किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे या डाटा हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और वो जो डाटा है वो रिवर्स ऑर्डर में जो है वो नहीं फ्लो कर सकता। Hence the BNs are called directed acyclic graphs। Bayesian networks are capable of handling multi-valued variables simultaneously. The Bayesian network variables are composed of two dimensions: range of propositions, probability assigned to each of the propositions। इन दो डायमेंशंस पर हमारे Bayesian network के वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। The structure of Bayesian network is ideal for combining prior knowledge and observed data। Bayesian network can be used to learn the causal relationships and understand various problem domains and to predict future events even in case of missing data। इसकी हम एग्जांपल के साथ एक Bayesian network बिल्ड करके देखते हैं कि किस तरह से यह वर्किंग करता है। A knowledge engineer can build a Bayesian network. There are a number of steps the knowledge engineer needs to take while building it। एग्जाम्पल प्रॉब्लम हम लेते हैं जी लंग कैंसर की। अ पेशेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम ब्रेथलेसनेस। ही विजिट्स द डॉक्टर सस्पेक्टिंग ही हैज़ लंग कैंसर। द डॉक्टर नोज दैट bearing lung cancer there are various other possible diseases the patient might have such as tuberculosis and bronchitis। लंग कैंसर की हम एक डोमेन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने डोमेन हमारी लंग कैंसर है। इसमें हम ये देखते हैं प्रॉब्लम, कुछ स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूँ है कि पेशेंट को ब्रेथलेसनेस की जो है वो एक सिम्टम है, उससे वो सफ़र कर रहा है। वो इस सिम्टम के साथ डॉक्टर को विज़िट करता है और डॉक्टर उससे टेस्ट करके इस नतीजे पे पहुंचता है कि उसे लंग कैंसर है। और लंग कैंसर के अलावा डॉक्टर ये, क्योंकि डॉक्टर है उसे हर चीज़ के बारे में मालूम है, तो वो कुछ ऐसे डिसीजन पर भी पहुंच सकता है कि हो सकता है कि लंग कैंसर के अलावा भी पेशेंट को कोई डिजीज़ हो, जैसे ट्यूबरक्लोसिस या ब्रोंकाइटिस, या हम डॉक्टर उस ब्रेथलेसनेस के सिम्टम से ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस सिम्टम की बीमारियों में ये 3-4 बीमारियां आती हैं जो इस पेशेंट को हो सकती हैं। गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम की गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। इज़ द पेशेंट अ स्मोकर? इफ़ येस देन हाई चांसेस ऑफ कैंसर एंड ब्रोंकाइटिस। सबसे पहले डॉक्टर, हम ये ह्यूमन ब्रेन को और मशीन को कंपेयर कर रहे हैं, यानी ह्यूमन ब्रेन एक डॉक्टर किस तरह से जो है आपको जज करेगा, और एक डॉक्टर की जगह एक रोबोट या मशीन बैठी हुई है आपको एग्जामिन करने के लिए, तो वो क्या वर्किंग करेगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रेथलेसनेस की अगर सिम्टम है तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि पेशेंट स्मोकर है या नहीं। अगर वो स्मोकिंग करता है इसका मतलब है कि चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि पेशेंट को कैंसर हो या ब्रोंकाइटिस हो। इज़ द पेशेंट एक्सपोज टू एयर पोल्यूशन? क्या पेशेंट को एयर पोल्यूशन है, यानी एयर पोल्यूशन से उसे प्रॉब्लम होती है? अगर होती है तो एयर पोल्यूशन किस टाइप की है। उसके बाद हम टेक एन एक्सरे। पॉजिटिव एक्सरे वुड इंडिकेट आइदर टीबी और लंग कैंसर। अगर तो एक्सरे पॉजिटिव आता है तो उसके अंदर पेशेंट की डिजीज़ का पता चलेगा, या तो उसे लंग कैंसर है या उसे टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है। उसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं। द नॉलेज इंजीनियर ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन विच नोड्स टू रिप्रेजेंट। नॉलेज इंजीनियर यहाँ पर कहा जा रहा है मशीन को। मशीन आइडेंटिफाई करेगी किन नोड्स को उसने रिप्रेजेंट करना है। वट वैल्यूज़ कैन दे टेक, और वो नोड कौन सी वैल्यूज़ या वेट्स जो है वो लेंगे। इन विच स्टेट कैन दे बी। फॉर नाउ लेट अस कंसिडर नोड्स विद
only discrete values. The variable must take on exactly one of these values at a time. हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं और एग्जांपल के तौर पे फिर हम देखते हैं कि बायनरी नेटवर्क किस तरह जो है इस पर वर्क करेगा। कुछ बूलियन नोड्स हम लेते हैं, दे रिप्रेजेंट प्रोपोजिशन टेकिंग बाइनरी वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स, यानी कुछ नोड्स हम ऐसे रख देते हैं जिसमें ट्रू या फॉल्स का रिजल्ट आएगा। जैसे स्मोकिंग वाली एग्जांपल हमने वो ली कि अगर तो वो स्मोक करता है तो उससे कैंसर या टीबी ब्रोंकिटिस है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। ऑर्डर्ड वैल्यूज, अ नोड पोल्यूशन might represent and take values from low, medium, high, describing degree of a patient's exposure to pollution। दूसरी चीज़ हमने पोल्यूशन देखी थी कि अगर पेशेंट पोल्यूशन से अफेक्ट होता है तो वो किस लेवल तक इफेक्ट होता है और पोल्यूशन किस टाइप की है। फिर हम इंटीग्रल वैल्यूज लेते हैं। अ नोड कॉल्ड एज माइट रिप्रेजेंट पेशेंट्स एज। एक नोड हम ये फिक्स करते हैं उसमें पेशेंट की एज का, जो पेशेंट की एज को आइडेंटिफाई करता है या रिप्रेजेंट करता है। With possible values from 1 to 120, even at this early stage, modeling choices are being made। उस एज के नोड को हम वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यू जितनी भी दे सकते हैं वो हम फिक्स कर देते हैं एज 1 से लेकर 120 तक। पॉसिबल नोड्स एंड वैल्यूज फॉर द लंग कैंसर एग्जांपल। अब चूंकि जो डोमेन हमने ली है लंग कैंसर की, उसमें पॉसिबल नोड्स और वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं हम इस टेबल के जरिए जो आपको सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉसिबल नोड हमारे पास हो सकता है पोल्यूशन का। पोल्यूशन नोड किस टाइप का है? बाइनरी टाइप का है, यानी उसकी वैल्यू या तो ट्रू है या फॉल्स है, यानी 0 है या 1 है, और उसकी वैल्यू हो सकती है लो, हाई या मीडियम। फिर एक नोड हमारे पास स्मोकर का है। स्मोकिंग, उसकी टाइप बुलियन है, वो ट्रू या फॉल्स है, यानी आउटपुट हमारे पास वो स्मोकिंग या तो करता है या नहीं करता है। लंग कैंसर का एक नोड हमारे पास हो सकता है, ये भी बुलियन है। इन पोल्यूशन और स्मोकिंग की बेस पर हम जो रिजल्ट निकालते हैं हो सकता है वो पेशेंट को लंग कैंसर हो। फिर हम एक नोड एक्सरे का ले सकते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एक्सरे या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। उसके बाद हम करते हैं आर्क्स क्रिएट करते हैं बिटवीन नोड्स। टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क शुड कैप्चर क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, व्हाट कॉजेज अ पेशेंट टू हैव लंग कैंसर? पोल्यूशन एंड स्मोकिंग। देन ऐड आर्क्स फ्रॉम नोड पोल्यूशन एंड नोड स्मोकर टू नोड लंग कैंसर। पेशेंट को कैंसर की बीमारी किन दो वजूहात पर हो सकती है? या स्मोकिंग पर या पोल्यूशन पर। तो स्मोकिंग और पोल्यूशन के नोड से दो आर्क्स खींचकर कैंसर के नोड तक ले जाएं और आपस में से कनेक्ट कर दें। सिमिलरली, इफ पेशेंट हैज लंग कैंसर देन एक्सरे रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, देन ऐड आर्क्स फ्रॉम नोड लंग कैंसर टू नोड एक्सरे। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि अगर पेशेंट को वाकई लंग कैंसर है तो उसका जो एक्सरे है वो पॉजिटिव वैल्यू शो करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कैंसर के नोड का एक्सरे नोड के साथ भी कोई रिलेशनशिप बनता है, तो हम एक आर्क जो है वो कैंसर से एक्सरे नोड तक भी ऐड करेंगे। फिर हम कुछ टोपोलॉजी स्पेसिफाई करेंगे। कन्वेंशनली बायनरी नेटवर्क्स आर लेड आउट सो डैट द आर्क्स पॉइंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द सेट ऑफ पेरेंट नोड्स ऑफ अ node X is given by parents X. The lung cancer node has two parents, pollution and smoker, while node smoker is an ancestor of node X-ray. Similarly, X-ray is a child of node lung cancer and successor of node smoker and pollution। ये जो हमने यहाँ पर डायग्राम शो हो रही है आपको आर्क्स के साथ, इसमें हम देख रहे हैं कि नोड कैंसर है, कैंसर का जो नोड है उसके दो पेरेंट नोड है, स्मोकिंग और पोल्यूशन। इसी तरह जो एक्सरे है उसका पेरेंट नोड कैंसर है, और इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट पे। नाउ क्वांटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कनेक्टेड नोड्स। दिस इज डन बाय स्पेसिफाइंग अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी distribution for each node. As only discrete variables are considered here, this takes the form of a conditional probability table. अब ये काम करना कैसे है? फर्स्ट ऑफ फॉर ईच नोड वी नीड टू लुक एट द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज
ऑफ दीज पेरेंट नोड्स। प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो प्रोबेबिलिटी को हम यूं कह सकते हैं, मैथमेटिकल टर्म में डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ और चांसेस जो कि एक इवेंट के अकर होने के लिए पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले हर नोड के लिए हर पॉसिबल कम्बिनेशन की वैल्यूज़ को देखते हैं, यानी हर वैल्यू की हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो हर नोड में हर वैल्यू अकर हो सकती है। ईच सच कम्बिनेशन इज कॉल्ड एन इंस्टेंशिएशन of the parent set. For each distinct instantiation of parent node values, we need to specify the probability that the child will take. अब हर नोड के लिए अगर हमने प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकाल ली है कि इसकी इस नोड की ये वैल्यू अगर हो सकती है, फिर हमने देखना है कि उसका चाइल्ड नोड उन वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यूज़ ज़्यादा चांसेस में पिक कर सकता है। फॉर एग्जांपल द लंग कैंसर नोड्स पेरेंट्स आर पोल्यूशन एंड स्मोकिंग। एग्जांपल पीछे हमने देखी, उसमें लंग कैंसर का जो नोड है उसकी दो पेरेंट्स हैं, पोल्यूशन और स्मोकिंग। दे कैन टेक द पॉसिबल, अब ये लंग कैंसर तक कौन सी पॉसिबल वैल्यूज पहुंच सकती हैं, या इन दो पेरेंट नोड कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, जिसमें पोल्यूशन की वैल्यू हम कहते हैं सपोज हाई है और स्मोकिंग की वैल्यू ट्रू है। पोल्यूशन की वैल्यू हाई है या स्मोकिंग की फॉल्स है, पोल्यूशन की वैल्यू लो है इसकी ट्रू है, या पोल्यूशन जो है वो लो है और स्मोकिंग फॉल्स है। तो ये पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं इन दोनों पेरेंट नोड्स के। द कंडीशन प्रोबेबिलिटी टेबल स्पेसिफाइज the probability of cancer for each of these cases as 0.05, 0.02, 0.03, 0.001 respectively. अब इस टेबल को हम देखते हैं। Each node will have conditional probability associated as follows. स्मोकिंग और पोल्यूशन की हमने वैल्यूज़ देख ली हमारे पास। अगर तो पोल्यूशन लो है और स्मोकिंग की वैल्यू ट्रू है तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास स्मोकिंग की आ गई 0.30 एंड पोल्यूशन की 0.90। इसी तरह से लंग कैंसर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, तमाम वैल्यूज़ की बेस पर। अगर यानी पोल्यूशन हाई है और स्मोकिंग ट्रू है तो 0.05, पोल्यूशन हाई है और स्मोकिंग फॉल्स है तो 0.02। तो ये प्रोबेबिलिटी से मुराद ये चांसेस हैं कि इतने चांसेस हो सकते हैं लंग कैंसर के अकर होने के, जिससे हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पे हैं, पहले वाली ऑप्शन में, जहाँ पे हमारे पास पोल्यूशन भी हाई है और स्मोकिंग भी हो रही है, यानी पोल्यूशन से भी इफेक्ट हो रहा है और स्मोकिंग से का भी इफेक्ट हो रहा है। तो दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में चांसेस सबसे ज़्यादा है कि हमारे पास कैंसर जो है वो पॉसिबल है, हो सकता है पेशेंट को। इसी तरह हमने एक्सरे नोड के लिए भी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हमारे पास जनरली न्यूरल नेटवर्क्स तमाम के तमाम किन एप्लीकेशन पर अप्लाई होते हैं या कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। दे कैन परफॉर्म टास्क दैट आर ईजी फॉर अ ह्यूमन बट डिफ़िकल्ट फॉर अ मशीन। न्यूरल नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स के लिए तो वो सारे काम करना आसान है जो न्यूरल नेटवर्क्स की बेस पे हो रहे हैं, लेकिन मशीन के लिए वो सारे काम उतना ही डिफ़िकल्ट हैं। हमें मशीन को भी उस लिहाज से ट्रेन करवाना पड़ेगा कि वो उसके लिए ये ईजी बन सके। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन है, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, मिलिट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, मेडिकल, स्पीच, टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, सॉफ्टवेयर, टाइम सीरीज प्रेडिक्शन, सिग्नल प्रोसेसिंग कंट्रोल, एनोमली डिटेक्शन। इन सब एप्लीकेशन में, इन सब फील्ड्स में ये सब काम हम ह्यूमन बींग्स भी करते हैं। इन सब कामों में न्यूरल नेटवर्क्स भी यूज़ हो सकते हैं।